दोस्तों नमस्कार। क्या मामा के चक्कर में अब मोदी नहीं फंसेंगे? क्या रानी के चक्कर में अब मोदी नहीं फंसेंगे? क्या वाकई जिस बिसात को राज्यों के चुनाव में बिछाया गया उसमें देश के प्रधान सेवक को बतौर बीजेपी प्रचारक यह महसूस होने लगा कि यह बाजी तो हाथ से गई, तो क्यों नहीं इस राज्यों के चुनाव प्रचार को ही लोकसभा चुनाव का लॉन्च पैड बना दिया जाए और अपने दायरे में रहते हुए एक ऐसी बिसात बिछाई जाए जो 2024 की दिशा में बढ़ती चली जाए और लोगों के जहन में अभी से बच जाए कि राज्य में कोई नहीं, यानी राजस्थान हो, छत्तीसगढ़ हो या फिर मध्य प्रदेश ही क्यों ना हो, इन जगहों पर कोई चीज मायने रखती नहीं है और है कोई सामने तो वह मोदी ही है। और ऐसी बिसात अपनी तीसरी पारी को लेकर अब बिछाने की तैयारी प्रधानमंत्री मोदी कर चुके हैं और इसीलिए गाहे बगाहे कमोवेश हर चुनावी रैली में अपने तीसरे टर्म की जीत का ऐलान वह खुद ही कर देते हैं और उस ऐलान के साथ वह यह भी बताते हैं जब तीसरी पारी शुरू होगी तो क्या क्या होगा। लेकिन इस क्या क्या होगा से पहले वह जिन उपलब्धियों का जिक्र करते हैं उसकी हकीकत या तो चंद्रयान पे टिकी होती है या फिर G20 पर। उसकी हकीकत इस देश की उस आर्थिक परिस्थितियों से मेल नहीं खाती है जिसका बंटाधार इस दौर में हो चुका है। स्थिति इतनी नाजुक है कि बजट का पैसा भी बीते 8 महीनों में खत्म हो चला है, यानी आने वाले वक्त में 4 महीनों में जो पैसा आएगा वह अलग से डालना पड़ेगा। वो तमाम सरकारी योजनाओं का ऐलान हो, इस देश के भीतर चलते हुए इंफ्रास्ट्रक्चर के प्रोजेक्ट हो, या फिर सरकार अपने प्रचार के लिए जिन योजनाओं का जिक्र बार बार करना चाहती है उसके लिए भी तो पैसा चाहिए और सरकार के जो फ्लैगशिप कार्यक्रम हैं उसके लिए भी तो पैसा चाहिए। तो फिर दिसंबर के चुनाव परिणाम के बाद जो नई बिसात इस देश में राजनीतिक तौर पर बिछेगी उससे पहले अभी से ही क्यों नहीं लोगों के जहन में इस बात को डाल देना जरूरी है कि हर हाल में तीसरा टर्म हम ही जीत रहे हैं। यहां से सवाल शुरू होते हैं और पहला सवाल ये, क्या मामा और रानी, जिन्हें कुछ लोग महारानी भी कहते हैं, इन दोनों के साथ पल्ला झाड़ चुके हैं और जो दांव कांग्रेस को लेकर 3 राज्यों में प्रधानमंत्री मोदी खेल रहे थे वह तीनों दांव भोथरे पड़ गए हैं। चाहे वह छत्तीसगढ़ के भीतर ईडी का दांव हो, चाहे राजस्थान के भीतर लाल डायरी का दांव हो और चाहे मध्य प्रदेश के भीतर राम मंदिर का जिक्र हो और खुले तौर पर राम मंदिर के आसरे वोट मांगने की चाह हो। ध्यान दीजिए तो जिन मुद्दों को लेकर बीजेपी राजनीति करती है झटके में उसकी पूरी जमीन बदल गई। यानी इस दौर में आप हिंदू मुस्लिम सुन नहीं पा रहे होंगे, इस दौर में आप यादव माइनस ओबीसी या जाटव माइनस दलित भी सुन नहीं पा रहे होंगे। इस दौर में ओबीसी मैं हूं यह कहने का जरूरत कई जगहों पर पड़ी जरूर, लेकिन तमाम जगहों पर जाति समीकरण से दूर हटते हुए प्रधानमंत्री मोदी नजर भी आ रहे हैं। यानी पहला मैसेज जो बीजेपी के लिए सबसे बड़ा हो चला है अभी तक यह था कि जो बीजेपी के छत्रप हैं उनको दरकिनार कीजिए और दरकिनार कर दिया गया। अगला सवाल था जो नए मुद्दे आए उसमें प्रधानमंत्री मोदी की उपलब्धियों का बखान कीजिए, लेकिन बखान करते वक्त बीजेपी के राज्यों के नेताओं को यह लगने लगा कि जब वह खुद मुख्यमंत्री थे या मुख्यमंत्री हैं तो फिर वह प्रधानमंत्री के नाम पर अगर वोट मांगेंगे तो आने वाले वक्त में उनकी राजनीति का बोरिया बिस्तर भी सिमटा जाएगा, तो उन्होंने इस बात को छोड़ दिया। इसीलिए अगर आप ध्यान देंगे तो दिल्ली से आकर जो भी नेताओं की फहरिस्त भाषण देती है वो प्रधानमंत्री मोदी का जिक्र करती है और मामा और रानी या मामा या महारानी इस तौर पर जिक्र कतई नहीं करती है कि राज्यों के भीतर लोगों की भावनाओं से वह जुड़ ना सके। लेकिन यहां पर एक दूसरा सवाल भी है जो बड़ा सवाल है, मुद्दे क्या वाकई कम हो गए? जाति और धर्म के आसरे अब वोटों का ध्रुवीकरण बीजेपी के अनुरूप हो नहीं रहा है, इसीलिए एक झटके में बीजेपी ने मुद्दे बदल डाले
और उसके निशाने पर कांग्रेस आ गई, वो कांग्रेस जो सत्ता में हो या ना हो, मान लीजिए राजस्थान और छत्तीसगढ़ में तो हो सकता है, लेकिन मध्य प्रदेश के भीतर भी कांग्रेस ने इससे पहले क्या किया, बीते 70 वर्ष में क्या हुआ, उन तमाम परिस्थितियों को सामने लाकर अपने मुद्दों का जिक्र ना होने देना या उन्हीं मुद्दों के आश्रय वोटों का ध्रुवीकरण बीजेपी के अनुकूल हो जाए, इस दिशा में बिसात बिछाना, क्या यह हो रहा है? हो तो रहा है, लेकिन हमें लगता है ऐसा पहली बार देश के प्रधान सेवक ये समझ चुके हैं कि तीसरा टर्म उनके लिए कितना महत्वपूर्ण है। और महत्वपूर्ण इसलिए है कि जो बड़ी तादाद में इस देश के कॉरपोरेट हो या इस देश का वह आम शख्स हो जिसने प्रधानमंत्री मोदी के नाम पर सब कुछ दांव पर बीते 9 बरस में लगाया है, अगर एक झटके में 2024 में सरकार चली गई तो उसके बाद उनकी कौन सी परिस्थिति होगी, और संयोग से दांव पर लगाने वालों की कतारों में इस देश के नौकरशाह भी हैं और सिस्टम से जुड़े हुए राज्यों से लेकर केंद्र तक नौकरशाहों की एक पूरी टीम है। सभी को लगता है कि इस सत्ता को बचाना है, और शायद यही मंत्र वहां से निकला कि राज्यों के चुनाव में लोकसभा की बिसात बिछाना शुरू कर दीजिए। तो प्रधानमंत्री मोदी ने अपनी उपलब्धियों के खांचे में केंद्र सरकार की उस उपलब्धियों को रखना शुरू कर दिया जहां वो अंतर्राष्ट्रीय गुरु के तौर पर नजर आने लगे। और इसके लिए G20 से बेहतरीन हथियार क्या हो सकता है? इससे बेहतरीन चंद्रयान, उससे बेहतर और क्या हो सकता है? और इन सब के बीच बढ़ती हुई इकोनॉमी और उसका बेसिक आधार जो कॉरपोरेट की पूंजी और उसके नेटवर्क पर टिका है, उससे बेहतर और क्या हो सकता है? और इसी के साथ तीसरे टर्म में जब हम आएंगे तो हम क्या क्या करेंगे, इस दिशा में बढ़ते हुए कदम। लेकिन एक क्षण के लिए जरा केंद्र की उपलब्धियों को अभी से बताने की जरूरत क्यों पड़ी, और दिसंबर के बाद केंद्र की उपलब्धियों को भी बता पाना देश के प्रधान सेवक के लिए कितना मुश्किल हो जाएगा, या बीजेपी कैसा प्रचार करेगी। हमारी टीम ने इस पे काम किया। उसने कहा कि इस बात का जिक्र जरूर कीजिए कि दरअसल जितनी भी सेंट्रल गवर्नमेंट की जो स्कीम है या सेंट्रल सेक्टर की स्कीम कहते हैं, जिसका बजट में जिक्र किया गया, उसमें जो जो पैसा एलोकेट किया गया वह 7 से 8 महीने में वो पैसा या तो खत्म हो गया या लगभग 80-85% पैसा खत्म हो चुका है। और सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम्स जो हैं, जिसमें एक लंबी कतार है जो प्रधानमंत्री मोदी उसके जरिए प्रचार करते हैं, उसमें भी पैसा नहीं बचा है। यानी पहला आधार जो है वह उस इकोनॉमिक एस्पेक्ट को लेकर है कि 2023 के दिसंबर के बाद सरकार अपनी कौन सी उपलब्धियों को रखेगी और उन उपलब्धियों के आश्रय तीसरे टर्म में जाएगी। इसीलिए अभी से यह बिसात बिछाने की शुरुआत कर दी गई। लेकिन हमारी टीम ने जो निकाला उसने बताया कि रेलवे का जो बजट था वो 2,40,000 करोड़ का था, जो लगभग खत्म होने की स्थिति में है। एग्रीकल्चर का जो बजट था वह 1,01,000 करोड़ का था, उससे ज्यादा खर्च हो चुका है। और उसके बाद इस दौर में सब्सिडी का ऐलान भी सरकार ने एग्रीकल्चर को लेकर कर दिया, जिससे बजट और बढ़ेगा। फर्टिलाइजर पे ही 1,75,000 करोड़ का बजट था, जिसमें 1,08,000 करोड़ रुपए सितंबर तक खर्च हो चुके हैं। अब उसके बाद की परिस्थिति, जब नई फसल आएगी तो और सब्सिडी चाहिए, जिस दिशा में सरकार आज नहीं कल ठप्पा और लगाएगी। एक ठप्पा लगा चुकी है, एक ठप्पा और लगाएगी, जिसको और बढ़ा देगी। जो फूड एंड पीडीएस का मसला था, जिसमें 5 किलो अनाज का भी जिक्र था, 1,97,000 करोड़, वह मानकर चल रहे थे कि दिसंबर तक 5 किलो अनाज फ्री में, उसके बाद पैसा कम होगा, लेकिन वह भी जुड़ जाएगा जनवरी से ही। जनवरी, फरवरी, मार्च यह इसी बजट में आएगा, तो उसके दायरे में भी पैसा और चाहिए। जो हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स के तहत 26,000 करोड़ रुपया दिया गया था, बजट में एलोकेट किया था, पैसा खत्म है। पेट्रोलियम और नेचुरल गैस, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। इसमें सरकार की जान रूस यूक्रेन युद्ध ने बचा ली, क्योंकि पहले 6 महीनों में लगभग $3 बिलियन से ज्यादा, यानी तकरीबन 27,000 करोड़ का लाभ भारत सरकार को इसलिए हो गया क्योंकि रशिया सस्ते में तेल दे रहा था। उसने जान इस क्षेत्र में बचा ली, लेकिन उसके बाद रोड ट्रांसपोर्ट और हाईवे में पैसा नहीं है।
अब जो पैसा आएगा वो तमाम जगहों पे टॉल रोड बनेगी तो ही पैसा आएगा। और जो स्पॉन्सर्ड स्कीम की एक बड़ी कतार है जिसका जिक्र कैसे कर पाएंगे 2023 के दिसंबर के बाद जब चुनाव परिणाम आएंगे, भारत की राजनीति का पूरा चेहरा बदला हुआ दिखाई देगा, तब कैसे करेंगे? क्योंकि उसकी अगर फहरिस्त बजट के दायरे में और मौजूदा वक्त में जो आंकड़े रेंग रहे, मसलन स्वच्छ भारत 12,192 करोड़ रुपया खर्च हो चुका है, मनरेगा में 60,000 करोड़ रुपया खर्च हो चुका है और पैसा यहां पर डालना है, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना 19,000 करोड़ रुपया खर्च हो चुका है, प्रधानमंत्री आवास योजना लगभग 80,000 करोड़, उससे कुछ कम, लेकिन इन 5 राज्यों में चुनाव थे तो तेजी से पैसा खर्च किया गया और प्रधानमंत्री हर जगह जाकर 3 बातों का जिक्र जरूर करते हैं। साफ पानी दे दिया, नल से पानी आने लगा, घर आपको मिल गया, सड़क आपको बन गई, बताइए कौन देता? सिस्टमेटिक तरीके से परिणाम चुनाव के जिस लिहाज से जा रहे हैं और सरकार ने जो खर्च इस चुनाव परिणाम को केंद्र की उपलब्धियों के दायरे में रखकर करना चाहा, वह खेल उलट गया या उलटता हुआ दिखाई दे रहा है। और इसको प्रधानमंत्री समझ गए कि दरअसल मामा की पूरी बैटिंग और मध्य प्रदेश के भीतर का सबसे बड़ा सवाल कि आपने कांग्रेस की जीत जो 2018 में हुई उसी को आप खरीद लेते हैं और उसी को बदल देते हैं, यह परिस्थिति है। और जिन परिस्थिति में राजस्थान के भीतर की राजनीति खेली जानी थी, वहां उन्होंने दरकिनार खुद को किया और दरकिनार वहां के छत्रप को किया, जो रानी या महारानी के नाम से जानी जाए, उनसे उन्होंने साइडलाइन खुद को किया। उस परिस्थिति के भीतर छत्तीसगढ़ में खुद ही बैटिंग करनी शुरू की, ईडी का बोलबाला हुआ या वहां पर खादानों को लेकर अडानी का जिक्र जब खुले तौर पर राहुल और भूपेश बघेल करने लगे, तब सवाल था कि इसको करप्शन के दायरे में वहां की सरकार को कैसे डाला जाए जिससे ये जो भी बोलते हैं वह सुनने वाले को भ्रष्ट नजर आए। लेकिन यह बात भी नहीं आ पाई। जो पहले टर्म में, जो पहले फेज में जो वोटिंग हुई, उसने इंडिकेशन कर दिया, ट्राइबल्स को लेकर भी कर दिया। इसके बाद बढ़िएगा तो खास तौर से अमृत व स्मार्ट सिटी मिशन के लिए भी 16,000 करोड़ रुपए थे। स्मार्ट सिटी कोई देश में मिल जाए तो बताइए, लेकिन पैसा हर बजट में खर्च हो जाता है। वो पैसा कहां जाता है, किस रूप में जाता है, कोई इसका कच्चा चिट्ठा नहीं बताता है, सीएजी भी नहीं बतलाती है, जिसको बताना चाहिए। जो नेशनल रूरल ड्रिंकिंग वाटर मिशन था, उस पर जो 70,000 करोड़ का था, उसके लेकर भी सवाल है। जो पाइप यूज की जा रही है, पानी गांव तक आ नहीं रहा है, कहीं पाइपलाइन बिछी है, कहीं पानी नहीं है। इन परिस्थितियों के भीतर एक सवाल हेल्थ मिशन का भी था, जहां पे 36,000 करोड़ का जिक्र था, वह पैसा भी इस दौर में खत्म हो गया। एजुकेशन मिशन को लेकर भी लगभग 38,000 करोड़ रुपए का था, वो पैसा भी खर्च हो गया। अब अगर आप ध्यान दीजिए तो जो सेस लिया जाता है और जनता से जो सेस वसूला जाता है, वो इंफ्रास्ट्रक्चर और रोड का सेस हो, या एनर्जी सर्विस ली जा रही हो, या ट्रांसपोर्ट सर्विस ली जा रही हो, या कम्युनिकेशन सर्विस ली जा रही हो, इन सब को मिलाइएगा तो यह भी 50, 60, 70,000 करोड़ रुपए यह भी पहुंच जाएगा। मैसेज क्या है? पहला मैसेज है कि दिसंबर के बाद, चुनाव परिणामों के बाद भारत की राजनीति बदले, उससे पहले प्रधानमंत्री मोदी खुद की ट्यूनिंग लोकसभा चुनाव को लेकर अभी से खुद को लॉन्च करने की दिशा में आ चुके हैं। और दिल्ली से तमाम नेता या जो 40 प्रचार के सदस्यों की जो टीम बनती है, उसमें से जो दिल्ली जो तय करती है, उसमें सभी को निर्देश बहुत साफ है, आपको केंद्र की योजनाओं पर और प्रधानमंत्री मोदी की चेहरे पर ही पूरी की पूरी प्रचार प्रक्रिया को अपनाना है। यूं ही नहीं है कि सेना को कहा गया, यूं ही नहीं है कि नौकरशाही को कहा गया, आपको केंद्र की नीतियों का प्रचार करना है। दरअसल यह एक ऐसी परिस्थिति में सरकार आकर फंस गई है जहां पर उसे लगने लगा है सरकार का मतलब यहां सिर्फ एक ही शख्स है, सरकार वही है। अगर उनको लगने लगा कि राज्यों में इतने प्रचार के बाद भी जीत नहीं मिली, तो क्यों नहीं इस प्रचार के मूड को अपनी उपलब्धियों से साथ जोड़ा जाए, और इसके लिए 2 नए नारे इजाद किए गए। एक, मोदी की गारंटी, यानी इस देश के भीतर में प्रधानमंत्री की गारंटी नहीं, सरकार की गारंटी नहीं, राज्य सरकारों की गारंटी नहीं, मोदी की गारंटी, यानी गवर्नेंस का पूरा चेहरा निकलकर सिर्फ एक नाम पर आकर टिक जाए, यह पहला शब्द था, मोदी की गारंटी। और दूसरा था नामुमकिन,
नामुमकिन को मुमकिन करने की स्थिति प्रधानमंत्री मोदी की ही है। तीसरा कोई नारा इस दौर में निकल कर नहीं आया जो बता पाता कि किस परिस्थिति में सरकार को कैसा काम करना था राजस्थान के भीतर या छत्तीसगढ़ के भीतर, जो उसने नहीं किया, या फिर मध्य प्रदेश के भीतर जो होना था वह क्यों नहीं हो पाया। यह एक ऐसी बिसात है जिसने समूचे बीजेपी कार्यकर्ताओं को या संघ के स्वयंसेवकों के भीतर एक संदेश साफ तौर पर दे दिया है। वो संदेश ये नहीं है कि मोदी है तो मुमकिन है, दरअसल वो संदेश है कि मोदी ही है तो ही बीजेपी है। हमने आज जानबूझकर पीछे अटल बिहारी वाजपेयी को लेकर एक किताब जो लिखी गई उसको लगाया है। उस किताब में अटल बिहारी वाजपेयी के गवर्नेंस का जिक्र है, जिस गवर्नेंस के आसरे कितनी बड़ी तादाद में भारत जैसे देश में जहां बहुदलीय प्रणाली है, जहां पर बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टीज है, जहां पर हर एक फरलांग के बाद कल्चर में चेंज आ जाता है, भाषा बदल जाती है, उसको अटल बिहारी वाजपेयी ने कैसे बांधा था। और इस दौर की राजनीति में भाषा, संस्कृति या बाकी जीवन यापन की स्थिति तो छोड़ दीजिए, राजनीति को भी साथ लेकर आ पाने की परिस्थिति में मौजूदा बीजेपी इसलिए नहीं है क्योंकि बीजेपी का अपना जुड़ाव बीजेपी के उन नेताओं से नहीं हो पा रहा है जो नेता अपने तौर पर बीजेपी खुद को मानने लगे हैं। यह बिल्कुल नई परिस्थिति बीजेपी के भीतर निकल कर आई है। और ऐसा नहीं है कि इससे दिल्ली वाकिफ नहीं है, दिल्ली वाकिफ है, वो जानती है, लेकिन उसे यह पता चल गया है कि वो दरअसल इतने आगे निकल गई है जहां से पीछे लौटना उसके लिए मुश्किल है। और इस दौर में यानी बीते 9 बरस में जो जो नारे दिए गए, जिन तरीकों से राजनीतिक लड़ाइयां लड़ी गई, अब उसमें किसी भी तरीके का समझौता अगर होगा तो उसमें लीडरशिप यानी सरकार जो है वो सॉफ्ट नजर आने लगेगी। तो सरकार को सॉफ्ट होना नहीं है, लेकिन यह किसी को पता नहीं था कि राज्यों के चुनाव आते आते हिंदू मुस्लिम वाला मामला जो है वो काफूर हो जाएगा, यानी हिंदू मुस्लिम के आश्रय वोटों और वो का ध्रुवीकरण नहीं हो पाएगा। यह जानकारी बीजेपी को नहीं थी और यह जानकारी संघ को भी नहीं थी कि ऐसी तेजी से होगा। इसलिए आप ध्यान दीजिए, किसी भी राज्य के चुनाव में मुस्लिम और हिंदू वाले शब्द गायब हैं। और यह भी जानकारी नहीं थी कि जिस ओबीसी के कांधे पर सवार होकर प्रधानमंत्री मोदी सोशल इंजीनियरिंग अपने हक में करना चाहते हैं, उसी के कटघरे में इस दौर में बीजेपी को लाकर खड़ा कर दिया जाएगा। ऐसी स्थिति भी नहीं थी, लेकिन यह स्थिति भी आ गई। अब सवाल जो आखिर के 3 सबसे महत्वपूर्ण सवाल इस दौर में प्रधानमंत्री मोदी या प्रधान सेवक देश के या फिर बीजेपी के सबसे बड़े प्रचारक या सबसे बड़े चेहरे को लेकर है, वो पहला सवाल राज्यों के चुनाव से जुड़ा हुआ नहीं है बल्कि तीसरे टर्म से जुड़ा हुआ है। क्या वाकई इस देश के भीतर में ऐसी स्थिति उस प्रधानमंत्री की आ गई जिस प्रधानमंत्री ने अपनी लोकप्रियता अपने उन कामों और अपने ऐलानों के जरिए की जिसके जरिए यह देश अभिभूत था। और अब संकट यह है कि हम क्या नाम लें और अपने नारों में किन चीजों को जोड़ें। यह चीजें गायब हो गई एक झटके में, और इसीलिए अब नया नारा यह है कि निशाने पर सिर्फ कांग्रेस को लेना है, स्थानीय बात नहीं करनी है, लोकल मुद्दों को नहीं छूना है, अपने ही छत्रपों को साथ में नहीं रखना है, खुद अपने बूते कैसे आगे बढ़ सकते हैं। और आप ही एक चेहरा है जिसके आश्रय पुरानी तमाम पारंपरिक परिस्थितियां जो रही चुनाव को लेकर उसको दरकिनार कर देना है और एक उस राजनीति पे बढ़ जाना है जिस राजनीति पर सवार होकर 2024 के मैदान में आपको कूदना है। यह बिल्कुल राजनीतिक तौर पर नई स्थिति सरकार के सामने है, जिसका अंदेशा बीजेपी को था नहीं, जिसका अंदेशा शायद मोदी और शाह को भी शुरू में नहीं था कि ऐसी स्थिति होगी, लेकिन ऐसी स्थिति बनते बनते बन गई। दूसरा सवाल, बीजेपी का जो पूरा कार्यकर्ताओं का कैडर है और जो स्वयंसेवकों की टीम है, क्या उनके भीतर भी यह सवाल अब गायब हो गया कि राज्यों के भीतर जो उनकी ट्यूनिंग राज्य के नेताओं से होती थी, जो कद्दावर नेता होते थे, अब उनके साथ
कोई ट्यूनिंग उनकी नहीं और कोई ट्यूनिंग बनाने की जरूरत भी नहीं है। यह दूसरा संकट सामने आकर खड़ा है और इस मुश्किल हालात में यकीनी तौर पर उनके सामने कोई दूसरी धारा दिखाई देती नहीं है। तीसरी परिस्थिति, अगर बीजेपी का पूरा कैडर, बीजेपी का संगठन, संघ का स्वयंसेवक, पूरी टीम, राज्यों के भीतर का कोई कामकाज का जिक्र नहीं, नेताओं का जिक्र नहीं और सारी परिस्थिति एक झटके में अगर प्रधानमंत्री मोदी के इर्द गिर्द आकर खड़ी हो गई है, तब आपके जहन में सबसे बड़े दो ही सवाल होंगे। तो क्या अब किसी नेता को कोई सुनना नहीं चाहता है, कोई दिखाना नहीं चाहता है? आप खुद आजमा के देख लीजिए, किसी भी नेता की रैली में कितने लोगों की मौजूदगी होती है अगर वहां मोदी की मौजूदगी ना हो तो। और अगर मोदी की मौजूदगी होती है तो वहां पर रैली में लोगों को लाने के जो तौर तरीके हैं वो उस जगह भर से नहीं होते हैं। ऐसा नहीं है कि देवास में रैली हो रही है तो देवास के लोग हैं, जी नहीं। मध्य प्रदेश के लोग हैं, जी नहीं। वो छत्तीसगढ़ के भी आ सकते हैं, वो राजस्थान से भी आते हैं। यानी एक ट्रांसफर ऑफ लोग जो हैं वो रैली के लिए किस तरीके से इस पूरी परिस्थिति में इन तीन राज्यों के इर्द गिर्द समाये हुए हैं। तेलंगाना में तो वो पकड़ा जाते हैं, लेकिन इन तीन राज्यों के भीतर इनके मूवमेंट्स जो हैं बहुत तेजी से हैं और इसका भी एक बजट है और वो बजट बीजेपी का बजट है और वो बीजेपी का बजट कॉरपोरेट का पैसा है और वो कॉरपोरेट का पैसा इस दौर में बीजेपी की जीत हार को लेकर साख पे लगा हुआ है और संदेश हर किसी को दिया जा चुका है कि क्यों महत्वपूर्ण है तीसरा टर्म और उसके लिए कितनी बड़ी तादाद में पैसा चाहिए होगा। और उसकी शुरुआत 6 नवंबर को जब ऐलान हुआ कि अब इलेक्ट्रल बॉन्ड फिर से खुल रहा है तो पैसे की आवाजाही बहुत तेजी से शुरू हो चली है। कितना पैसा आएगा ये हम आपको 20 तारीख को बताएंगे जब सारे बॉन्ड खरीदे जा चुके होंगे। बीजेपी के हक में कितने होंगे यह पता लगाकर तब आपको बताया जाएगा। लेकिन उससे पहले का एक ही संदेश है, राज्यों के चुनाव लॉन्च पैड हैं लोकसभा चुनाव को लेकर, प्रधानमंत्री मोदी को लेकर, उनकी उपलब्धियों को लेकर, उनकी छवि को लेकर। वही छवि जिस पर सवालिया निशान आरएसएस ने यह कहकर लगाया था अब इस चेहरे के आसरे चुनाव जीत नहीं सकते हैं, तो चुनौती मोदी आरएसएस के उस बयान को भी दे रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।